अच्छा Dr. Arshad, most of the candidates find dystonia very difficult in the exam. So, what is dystonia, and how will we approach to a patient with dystonia? डेफिनेटली डिस्टोनिया एक मुश्किल केस है और इसको अप्रोच कैसे करना है, इसमें अक्सर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, पहले से डर जाते हैं कि भाई एक डीबीडी आ गई है, डिफ़िकल्ट केस आ गया तो हमने कैसे अप्रोच करना है। सो डिस्टोनिया बेसिकली एक अबनॉर्मल मूवमेंट है। सो आपको जब भी किसी केस के अंदर आपको अबनॉर्मल मूवमेंट आएगी तो वो बंदा जो है एग्जामिनर आपका डिस्टोनिया पे रुकेगा नहीं, वो सारी मूवमेंट में जाएगा। वो आपसे पूछेगा कोरिया क्या होता है, एथिटोसिस क्या होती है, मायोक्रोनस क्या होता है। सो जब भी आपका डिस्टोनिया केस शॉर्ट या लॉन्ग आएगा तो आपको मूवमेंट्स पे कमांड होनी चाहिए। पीडियाट्रिक मूवमेंट डिसऑर्डर या मूवमेंट डिसऑर्डर के ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, इसको मूवमेंट डिसऑर्डर के नाम से ऊपर है, वो आपने जरूर देखनी है। उसके अंदर मैं तकरीबन तमाम मूवमेंट को डिफाइन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है और उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। सो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो डेफिनेटली एक तो चीज़ ये होगी कि आपने जब भी डिस्टोनिया केस होगा तो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि एग्जामिनर मेरे से कोई भी मूवमेंट अबनॉर्मल मूवमेंट पूछ सकता है। सेकेंड ये कि जब भी डिस्टोनिया केस आपने अप्रोच करना है और जब भी कोई भी न्यूरोलॉजी का केस आपने अप्रोच करना है, चाहे उसको पैराप्लीजिया है, चाहे उसको न्यूरोपैथी है, चाहे उसको कोरिया है, तो आपने देखना है कि आपके पेशेंट के अंदर क्रोनिसिटी के साइंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपके सारे डिफरेंशियल क्रोनिसिटी के साइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक पेशेंट है जिसके अंदर हाई स्टेपिंग गेट है, उसके अंदर क्रोनिसिटी का कोई भी साइन नहीं आ रहा, तो वो या तो जीबीएस है या सीआईडीपी है। एक पेशेंट है जिसके अंदर हाई स्टेपिंग गेट आ रहा है और साथ में उसको क्रोनिसिटी के साइंस आ रहे हैं, उसके अंदर पेस केवस है, हैमरटोज है, तो उसके अंदर जीबीएस आपको टॉप पे नहीं आएगा, उसके अंदर आपका सीआईडीपी टॉप पे नहीं आएगा, उसके अंदर टॉप पे आपके आएंगी शार्कट मेरी टूथ डिजीज आएगी। एक पेशेंट जिसके अंदर कोरिया है लेकिन उस पेशेंट का ओएफसी कम है, उस पेशेंट के अंदर क्रोनिसिटी के साइंस आ रहे हैं, उसके अंदर कंट्रैक्शंस हैं, तो उसके अंदर आपका रोमैटिक कोरिया टॉप पे नहीं आएगा, आपके उसके अंदर आपका डिस्टोनिक सीपी टॉप पे आएगा। डेफिनेटली आपका डिपेंड। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने देखना है हर पेशेंट के अंदर, न्यूरोलॉजी के अंदर खासतौर पर, कि आपके पेशेंट के अंदर क्रोनिसिटी के साइंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर साइंस आएंगे तो फिर डिफरेंट डिफरेंशियल होंगे, अगर साइन नहीं आ रहे तो आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिफरेंट होंगे। जहां तक हम इंडेक्स केस की बात करते हैं कि डिस्टोनिया क्या है, सो डिस्टोनिया इज बेसिकली अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट। इट इज बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल। अगर मैं आर्म को फ्लेक्स कर रहा हूं तो मेरी बॉडी के अंदर जो बाइसेप है ये एगोनिस्ट मसल है, जो मेरा ट्राइसेप है वो एंटागोनिस्ट मसल है, वो इसको कंट्रैक्ट नहीं होने देता। जब मैं बॉडी को कंट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं इसको, ये जो मेरा मसल बाइसेप है ये एगोनिस्ट के तौर पे काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हमारा जो एंटागोनिस्ट मसल है दैट इज ट्राइसेप वो रिलैक्स करता है। सपोज अगर ये दोनों एट ए टाइम कंट्रैक्ट करना शुरू कर दें, एगोनिस्ट भी एंटागोनिस्ट भी, तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, ये एक खास पोस्चर में चली जाएगी, इसको हम कहते हैं डिस्टोनिक पोस्चरिंग, इन विच देयर इज abnormal twisting movement of the limb. ठीक है, so there will be hypertonia, there will be abnormal twisting movement of the limb, and that is because of simultaneous contraction of agonist and antagonist muscle. It is more pronounced or more aggravated when the patient puts the limbs into action. Suppose मैं पेशेंट कहता हूँ कि मेरा हाथ दे या कोई चीज पकड़े तो उसका डिस्टोनिया वर्स हो जाएगा। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इट इज रिलीव्ड और इट इज इम्प्रूव्ड और इट अंडरगोज सीजेशन व्हेन पेशेंट इज इन स्लीप। सो जब पेशेंट सोएगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। सो स्टेट ऑफ हाइपरटोनिया ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल एट अ टाइम एंड leading to twisting and abnormal movement of the limb and aggravated during the voluntary action and relieved during the sleep. तो typical description है dystonia की जो examiner definitely आपसे पूछेगा। What is the examination scheme in a patient with dystonia? एग्जामिनेशन स्कीम इन डिस्टोनिया, मोस्टली डिस्टोनिया केस के अंदर या तो शॉर्ट केस आपका होगा या लॉन्ग केस होगा। शॉर्ट केस के अंदर एग्जाम, क्योंकि शॉर्ट केस के अंदर आपने फटाफट चीज़ें करनी होती हैं, सो मेरा फोकस हमेशा शॉर्ट केस के ऊपर होता है। लॉन्ग केस में आपके पास बहुत टाइम होता है, आप कहीं पे डिप भी कर सकते हो और कहीं पे उठ भी सकते हो। सो लॉन्ग केस में आपके पास मार्जिन होता है, शॉर्ट केस में मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता। सो मैं फोकस शॉर्ट वेस पे ज़्यादा करता हूँ। शॉर्ट केस में अगर देखें, अगर डिस्टोनिया आपके पास आता है तो मोस्टली आपके पास कमांड आती है, या तो अबनॉर्मल मूवमेंट की कमांड आ जाएगी या एग्जामिनर कहेगा कि आपका इसका मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन रेलेवेंट करें। तो उसमें डेफिनेटली सबसे पहले तो आपका स्टेप यही है कि आप पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ उसकी डिस्टोनिक मूवमेंट नजर आएंगी। उसके अंदर डेफिनेटली पेशेंट के पोस्टर्स होते हैं, जैसे कि ये पोस्टर देख रहे हैं, उसकी हाथ उंगलियां ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, उसके पाँव जो है वो टेढ़ा हो सकता है। सो इसको हम कहते हैं डिस्टोनिक पोस्चरिंग। तो इसको आपने ऑब्जर्व कर लेना है। उसके बाद आप डेफिनेटली आप उसका जो नॉर्मल मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन करोगे, उसके अंदर आपको उसके टोन पावर रिफ्लेक्सेस करते हो। ये करते हुए आपने डेफिनेटली उसको देखना है कि पेशेंट के अंदर क्रोनिसिटी के साइंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे पेशेंट का मसल का बल्क बहुत ग्रॉसली रिड्यूस तो नहीं है, पेशेंट के अंदर जो है कंट्रैक्टर फॉर्मेशन तो नहीं है। अगर ये चीज़ें पेशेंट के अंदर आ रही हैं तो पेशेंट की जो भी एटियोलॉजी है अंडरलाइंग डिस्टोनिया की, वो कोई क्रोनिक एटियोलॉजी है, वो एक्यूट एटियोलॉजी नहीं है।
जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्टोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस सारे एग्जामिनेशन के साथ साथ करनी है वो ये है कि आपने देखना है कि पेशेंट में डिस्टोनिया क्या है, क्या वो फोकल डिस्टोनिया है, मल्टीफोकल डिस्टोनिया है, हेमी डिस्टोनिया है, या जनरलाइज डिस्टोनिया है। अगर पेशेंट को डिस्टोनिया सिर्फ एक लिम्ब का हो रहा है तो उसको हम कहते हैं फोकल डिस्टोनिया। अगर पेशेंट का डिस्टोनिया जो है वो सपोज राइट अपर लिम्ब का हो रहा है और लेफ्ट लोअर लिम्ब का हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मल्टीफोकल डिस्टोनिया। अगर पेशेंट का जो डिस्टोनिया है दो एरियाज एडजेसेंट एरियाज में हो रहा है, मिसाल के तौर पर पेशेंट का डिस्टोनिया जो है वो राइट अपर लिम्ब का हो रहा है और फेस और नेक का हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सेगमेंटल डिस्टोनिया। अगर पेशेंट का डिस्टोनिया जो है वो पूरी एक साइड का हो रहा है, जैसे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब एक साइड के हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं हेमी डिस्टोनिया। और अगर 4 लिम्ब्स इन्वॉल्व हैं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व है तो उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड डिस्टोनिया। सो आपने एस्टैब्लिश करना है कि पेशेंट को डिस्टोनिया है या नहीं है, उसका डिस्टोनिया में अंदर क्रोनिसिटी के साइंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और उस पेशेंट के अंदर डिस्टोनिया किस टाइप का है, क्या वो फोकल डिस्टोनिया है, मल्टीफोकल है, सेगमेंटल है, या जनरलाइज्ड डिस्टोनिया है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने एग्जामिनेशन के अंदर जरूर देखने हैं। What is the localization of lesion in a patient with dystonia? राइट, लोकलाइजेशन लीजन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आएगा, चाहे ट्रांसफर्माइटिस का पेशेंट आएगा, कोई भी पेशेंट आपका, चाहे कोरिया का पेशेंट भी आएगा तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब व्हाट इज द लोकलाइजेशन ऑफ लीजन। सो डिस्टोनिया के अंदर जो लोकलाइजेशन ऑफ लीजन है वो हमारे बेजल गैंग्लिया होते हैं। बेजल गैंग्लिया के ऊपर कोई भी इंसल्ट हो, चाहे वो स्ट्रोक की फॉर्म में हो, चाहे वो मेटाबॉलिक एरर हो, चाहे वो कोई ब्रेन के अंदर कोई मेटल एक्यूमुलेशन हो, तो उस सूरत में जो है वो आपको डिस्टोनिया मिलेगा। सो डिस्टोनिया इज बेसिकली लीजन इन्वॉल्विंग द बेजल गैंग्लिया। What are the causes of acute and chronic dystonias? सो मैंने पहले बताया था कि जब भी आप पेशेंट को एग्जामिन करें तो आपने उसमें देखना है कि उसमें अंदर क्रोनिसिटी के साइंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक तो ये चीज़ आपको डिफरेंशिएट करेगी कि पेशेंट के अंदर डिस्टोनिया एक्यूट है या क्रोनिक है। दूसरा, बाज़ और एग्जामिनर आपको शॉर्ट केस के अंदर हिंट दे देता है कि भाई इसको डिस्टोनिया जो नॉर्मल बॉडी मूवमेंट है या वॉकिंग डिफिकल्टी है वो सिंस 1 मंथ है, 1 वीक है या 1 ईयर है। लॉन्ग केस में डेफिनेटली आपके पास हिस्ट्री होगी तो आपको पता होगा। अगर हम एक्यूट डिस्टोनिया की बात करें तो उसके अंदर टॉप पे आपकी जो चीज़ आती है वो ड्रग्स हैं। मोस्टली हम जो ड्रग्स देखते हैं उसके अंदर पेशेंट को जो है वो जो फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग है, इसके अंदर हैलोपेरिडोल है, उससे पेशेंट को डिस्टोनिया होता है। इस तरह जो एंटीमेटिक है, खासतौर पर मेट्रोक्लोप्रामाइड जो कि मैक्सोलोन के नाम से अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो उससे भी डिस्टोनिया होता है। इस तरह हमारे जो SSRI हैं या SNRI हैं जो कि एंटी डिप्रेशन की ड्रग्स हैं हमारी, या वो भी जो है वो डिस्टोनिया कराती हैं। इस तरह बाकी अगर हम देखें तो रेयरली छोटे बच्चों के अंदर अगर कोई बच्चा 2 साल का 1 साल का है तो उसके अंदर ग्लूटारिक एसिडीमिया भी डिस्टोनिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है एक्यूटली। और स्ट्रोक और सीरियस इन्फेक्शन भी इसके रेयर काजेज हैं जो एक्यूट डिस्टोनिया के अंदर आते हैं। जहाँ तक हम क्रोनिक डिस्टोनिया की बात करें तो उसके अंदर टॉप के ऊपर आपका जो है वो विल्सन डिजीज आता है। एक मेरा पॉइंट यहाँ पे याद रखें कि चाहे वो CLD हो, चाहे वो डिस्टोनिया हो, तो विल्सन को आपने टॉप पे रखना है। और साथ में हम लॉजिक देनी है कि आई हैव केप्ट द विल्सन डिजीज ऑन टॉप ऑफ माई डिफरेंशियल बिकॉज इट इज अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर। विल्सन डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, इसकी ड्रग्स आपके पास हैं। उसके साथ आप जो अगर उसमें जो अदर हम काजेज की बात करें तो जो टिपिकल डिस्टोनिया से प्रेजेंट करती हैं उसके अंदर हमारा डोपा रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया है, इसको हम सिगावा डिजीज कहते हैं। हमारे इनहेरिटेड डिस्टोनिया है जो कि प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो PCAN डिसऑर्डर है, जो डिजेनरेशन के डिसऑर्डर है, इसके अंदर ब्रेन के अंदर आयरन एक्यूमुलेशन होती है, तो वो भी डिस्टोनिया से प्रेजेंट कर सकता है। रेयरली एड्रेनोलिकोडिस्ट्रॉफी और SSPE भी इसके साथ प्रेजेंट कर सकती हैं डिस्टोनिया के साथ। सो आपके डिफरेंशियल के अंदर हमारा SSPE भी आ सकता है, एड्रेनोलिकोडिस्ट्रॉफी भी आ सकती है, विल्सन भी आ सकता है, सेरेब्रल पाल्सी CP भी आ सकता है। और इस तरह जो अगर आप न्यूरोस्पेसिफिक काज की बात करें तो उसके अंदर डोपा रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया, जिसको हम सिगावा डिजीज कह सकते हैं, वो भी हो सकता है। इनहेरिटेड डिस्टोनिया भी हो सकते हैं और PCAN भी हो सकता है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट काजेज हैं जो एक्यूट और क्रोनिक डिस्टोनिया के होते हैं। Very good. You gave a very detailed account of various causes of acute and chronic dystonias. Right. Now give me some points in the history and examination which will differentiate various types of dystonias. So very important question, very pertinent question, that how will you differentiate on the basis of examination, on the basis of history, about the different causes of dystonia. Definitely, if you consider the acute cause of dystonia, I have mentioned that drugs are the most common cause. So in drugs, there can be history of patient has a history of previous some psychiatric illness or previous abnormal movement. For that patient was prescribed haloperidol or some SSRI, SNRI. So definitely that will be the clue in the history that patient has some dystonic reaction because of the drugs. Secondly, if the patient previously was admitted with some diarrheal episode or vomiting episode, definitely patient could have been prescribed with the metoclopramide. So metoclopramide that can be inserted. Another cause that if the patient was of younger age group, like at the age of 1 or 2 years, and patient had acute encephalopathy, glutaric acidemia can be the etiology of this dystonia. Similarly, if patient has some focal deficit, CNS stroke can be the cause of dystonia, acute dystonia. And if patient is having some fever fits and positive SMI, so meningoencephalitis can be the cause of acute dystonia. On the other hand, if we categorize the chronic dystonia,
there are few important points in the history and examination that can differentiate the different causes of chronic dystonia. First, Wilson disease. In the examination, in Wilson disease, you can find the different stigmata, like patient can have hepatomegaly, patient can have clapping, patient can have other stigmata of the chronic liver disease in on the examination. KF ring ideally should be checked by using the slit leg examination, but rarely in advanced cases it can be seen with the naked eye. The typical 4 Ds of Wilson disease are dystonia, dysarthria, dysphagia, and drooling. So if you find a patient who is dystonic, who is drooling, whose speech is dysarthric, and has dysphagia, you can see in short case the patient has NG in place, so that favor the patient is having dysphagia. So these 4 Ds are typical for the Wilson disease. Wilson disease has another very important feature that is called as emotional liability. If you talk to a patient with the Wilson disease, you will observe that patient has labile emotions. Patient will be weeping and crying at one time and then will be laughing after a few seconds. So there is a gross emotional liability seen in patient with the Wilson disease. Second, I have kept the differential of dopa responsive dystonia or Sagawa disease. That has typical history point that the patient is fine in the morning, and as the day progresses the patient's dystonia worsens. So dystonia is more marked on the evening hours. So in the morning patient will be fine, patient will be having normal tone, no dystonia, but as the day progresses and towards the night time, patient will have the more marked symptoms, the more signs of dystonia. Other differential like adrenoleukodystrophy, definitely on the history and examination you will see the patient has progressive regression. Onset will be around the 5 years of age. Patient will have the visual problems. Patient will have can have hyperpigmentation of the lips and the gingiva because of underlying adrenal insufficiency. And there will be the optic atrophy, visual auditory problems will be also be there. In SSP, definitely patient will have the history of measles infection. Patient will have the history of myoclonus, that are the myoclonus jerks that patient usually falls while sitting, and patient usually falls while walking. There are typical description of myoclonus. In the later stages, patient will develop the dystonia. The other differentials like PCAN and PCAN, again this is a DBD, so patient will have the progressive deterioration of the cognitive and the motor function. So that will favor the PCAN. These are important differential in this regard. What is the management of a patient with dystonia? So in management options, definitely we will work up for the underlying cause, especially like if we are able to find the cause like Wilson disease, definitely we will start with chelation. This is the specific management. So you have to manage specifically and you have to manage symptomatically. So in specific management, you will manage as per your cause. Suppose if patient is having Wilson disease, so you will start chelation with dipenicillamine, you will start zinc, and you will reduce the copper intake. So there are different things that will use for the Wilson disease. In and different diseases, you can manage according to the cause. Symptomatic management, you will give the anti-dystonic drugs that include the different drugs like baclofen, triaxiphenidil, diazepam, and you can even go for other surgeries like DBS, that is deep brain stimulation. And if the patient is having some focal dystonia like blepharospasm or hemifocal dystonia, in that cases you can also prescribe the Botox. So this is different. This is the symptomatic regime of management. I also want to add some few points that in a short case of dystonia, you should always check the OFC of the patient, because you don't know the history of patient. So you should take the OFC of the patient, because examiner can ask you that, Doctor Sahab, can your patient be a dystonic CP? So at that time, the only point that can differentiate Wilson disease from dystonic CP is the OFC. In Wilson disease, the OFC will be normal, while in dystonic CP, the OFC will be low for his age. Definitely, signs of chronicity will be more pronounced in the cases of dystonic CP. There are two important viral questions that usually examiner asks in the Wilson disease. One is the scoring system. That what is the scoring system and that can diagnose the patient with Wilson disease. Definitely, a patient with Wilson disease can have dystonia, can have KF ring. So no single investigation like if patient is having positive histamine challenge test, if patient is having low serum ceruloplasmin level, single test is not diagnostic for Wilson disease. So we have a criteria that is called Leipzig scoring system. By using this score system, we can label the patient as a Wilson disease.
Genetic testing, that is of ATP7B mutation, is a very important test. They can again confirm the patient is having Wilson disease or not. In Wilson disease, major point of view, genetic counseling is very important, and it is the autosomal recessive inheritance. So you have to consult the family regarding the next pregnancy, and you have also screened the other siblings and other the family first degree relative about the Wilson disease. If they are positive, if you start timely chelation, you can prevent them from having a permanent brain damage. Thank you.